So next question number 13 says, how will you convert benzene into? First number is nitrobenzene. So I have to convert benzene to nitrobenzene. Second number में क्लोरोबेंजीन है, थर्ड नंबर में इथाइल बेंजीन है. अब ये जो तीनों कन्वर्जन्स है ना आपका, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंडर आता है. हाइड्रोकार्बन चैप्टर का क्वेश्चन है ये. तो ये बेंजीन है C6H5. अगर आपको इसको नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में ट्रीट करना पड़ता है. टेम्परेचर आपका 300 केल्विन के आसपास लिख दीजिए. सो होगा क्या, ये जो नाइट्रिक एसिड है वो NO2 ग्रुप प्रोवाइड करता है. तो ये बेंजीन रिंग है और उसके ऊपर में आपका लग जाएगा NO2. सो ये बेंजीन से बन गया आपका नाइट्रोबेंजीन. फाइंड. प्लस में जो साइड प्रोडक्ट आपका बनता है उसको लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है. प्लस में यहाँ पे साइड प्रोडक्ट वाटर बनता है, बट इट्स नॉट नेसेसरी टू राइट. इट्स डन. क्वेश्चन नंबर, दिस वाज A. B. Benzene to chlorobenzene you have to make. So this is benzene. So to make chlorobenzene you need to react it with chlorine first. तब एक क्लोरीन आपका इसमें ऐड होगा, और ये क्लोरीन को इसमें ऐड कराने के लिए ना आपको एक कैटलिस्ट लेना पड़ेगा साथ में, तब जाकर होगा ये. और वो है आपका AlCl3. एनहाइड्रस होना चाहिए, मतलब वाटर नहीं होना चाहिए. सो एनहाइड्रस AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड. ये एक ल्यूविस एसिड कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है आपका. ओके, ल्यूविस एसिड. सो ये एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में अगर क्लोरीन गैस से रिएक्ट कराते हैं बेंजीन का तो बन जाएगा किसी एक जगह पे क्लोरीन लगा तो क्लोरोबेंजीन. और प्लस में यहाँ भी आप चाहो तो लिखो, अदरवाइज छोड़ दो. प्लस में क्या होगा, यहाँ पर लिखना आसान है. यहाँ से क्लोरीन, एक क्लोरीन तो रिंग में ऐड हो गया, एक क्लोरीन जो बच गया, और यहाँ पास हर एक जगह पे एक हाइड्रोजन है, तो वो एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन आपका HCl बन के निकल जाएगा. तब तो ये जगह खाली होगा तो एक क्लोरीन जाके लगेगा. एंड नंबर C इज इथाइल बेंजीन. इथाइल बेंजीन मीन्स बेंजीन रिंग, और उसमें आप CH2CH3 यानी इथाइल ग्रुप जोड़ दो. तो ये रहा आपका बेंजीन, और इसमें आपको इथाइल ग्रुप जोड़ना है तो उसके लिए आपको देना पड़ेगा C2H5Cl. ये इसका नाम होगा आपका क्लोरोइथेन. और इसके लिए भी सेम कैटलिस्ट है जो ऊपर वाले के लिए था, एनहाइड्रस AlCl3. मैकेनिज्म वगैरह सब सेम है, लेकिन मैकेनिज्म यहाँ पूछा नहीं है. और होगा क्या कि ये वाला जो क्लोरीन है, इन 6 कार्बन में से किसी एक कार्बन का हाइड्रोजन, फॉर एग्जांपल लेट से इस वाले कार्बन का हाइड्रोजन अपने साथ लेके चला गया HCl बना के, तो यहाँ पास हाइड्रोजन का कमी हो गया, और उस जगह पे आपका कौन आके बैठ जाएगा, C2H5. सो दिस इज योर इथाइल बेंजीन. सबका नाम यहाँ नीचे लिख दीजिएगा. दिस इज इथाइल बेंजीन. यहाँ पे लिख दीजिएगा क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन. अच्छा, रिएक्शंस का नाम भी लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. ये जो पहला रिएक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रेशन. ये जो सेकेंड रिएक्शन हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं हैलोजिनेशन में भी मोर स्पेसिफिकली क्लोरीनेशन. सो हैलोजिनेशन. और जो थर्ड नंबर रिएक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन. FC एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन. ओके, टोटल 5 तरह का आपका होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. एक हैलोजिनेशन, एक नाइट्रेशन, एक सल्फोनेशन, एक फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एक फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द geometry and shape of water and ammonia molecules on the basis of hybridization. Look, अगर hybridization sp हो तो आप इसमें गिनो तो एक s और एक p. इसका मतलब 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, 2 ठो आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है. और उसके इस केस में जो शेप होगा वो शेप होगा आपका लीनियर.
अगर sp2 हो गया तो कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होगा, एक s और p में 2 ठो है तो 2 और 1 3, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और इस केस में जो शेप होगा वो होगा ट्रिगोनल प्लेनर, ट्रिगोनल प्लेनर। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया तो इस केस में कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, p में देखो 3 और s में 1, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और जो शेप होगा आपका इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट का वो होगा टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इट सेज डिस्कस द ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ वाटर। ठीक है, तो वाटर और अमोनिया दोनों में ही जो ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन है ना वो sp3 है। कैसे, तो लोग अगर आप वाटर का स्ट्रक्चर बनाते हो तो ये रहा ऑक्सीजन और ये उसके साथ 2 हाइड्रोजन जो हम लोग शुरू से पहला क्वेश्चन में बनाए थे, और इस पर 2 लोन पेयर होता है। तो ये जो 2 लोन पेयर है वो आपका ये ऑर्बिटल्स में ऐसे होता है, ऑर्बिटल्स में होता है। ओके ना, तो अब देख सकते हो इस ऑक्सीजन के आसपास कितना सारा टोटल ऑर्बिटल्स हुआ। ये एक ऑर्बिटल हुआ जिसमें लोन पेयर है, ये एक ऑर्बिटल हुआ जिसमें लोन पेयर है, इस वाले ऑर्बिटल और ये हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग हो रहा होगा तब ये बॉन्ड बना, और यहाँ पे ऑक्सीजन का एक ऑर्बिटल, यानी कि टोटल आपका 4 ऑर्बिटल्स है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आपको लिख देना है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और इस केस में तो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट पहले लिखते हैं क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक शेप। तो इलेक्ट्रॉनिक शेप, तो इलेक्ट्रॉनिक शेप पूछे तो ये तो होगा टेट्राहेड्रली, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो टेट्राहेड्रली फैशन में अरेंज्ड है, टेट्राहेड्रल। बट मॉलिक्यूलर शेप अलग होता है, मॉलिक्यूलर शेप ये क्या होगा, तो उसके लिए आपको देखना है कितना बॉन्ड पेयर है कितना लोन पेयर है। तो मॉलिक्यूलर शेप में आपका 2 ठो है bp यानी कि बॉन्ड पेयर और 2 ठो है lp यानी कि लोन पेयर। तो जब आप मॉलिक्यूल का शेप देखो ना तो आप लोन पेयर्स को मत देखो, यानी कि इतना दूर आपको नहीं देखना है, आपको सिर्फ देखना है एटम्स कहाँ कहाँ पे है। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन एटम, यहाँ हाइड्रोजन एटम और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम, यानी सिर्फ ये शेप देखना है। तो ये शेप आपका कैसा बन गया, बेंट या फिर वी शेप्ड। तो आंसर लिख देना है आपको, मॉलिक्यूलर शेप होगा बेंट या फिर वी शेप्ड। और ये जो बॉन्ड एंगल आपका होता है ये बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री होता है। ओके, सो दिस इज द ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। नेक्स्ट है अमोनिया का क्या होगा, तो अमोनिया में भी नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही है। ओके, अमोनिया का स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो ऐसा होता है NH3 नाइट्रोजन और ये उसके साथ 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है H, और इस नाइट्रोजन पे यहाँ पे आपका एक लोन पेयर होता है इस ऑर्बिटल में। तो टोटल फिर से गिन लो कितना सारा ऑर्बिटल्स हो गया। ये एक ऑर्बिटल जिसमें लोन पेयर है 1, ये 2 3 4, टोटल 4 बॉन्ड बना रहा है। तो अगेन नाइट्रोजन एटम का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। अगर पूछे कि आपको लिख देना एग्जाम में ऐसा, इलेक्ट्रॉनिक शेप, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, तो इसमें अगेन टेट्राहेड्रल और मॉलिक्यूलर शेप पूछे तो अब इसका मॉलिक्यूलर शेप थोड़ा सा अलग है। इसमें आप देखोगे तो नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है ना, तो अगर इनको हम लोग ज्वाइन कर दें ऐसा, ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो इसको अगर हम लोग ऐसे डॉटेड लाइन से सबको ज्वाइन कर दें तो जो बन जाएगा वो एक पिरामिड बन जाएगा। इसको हम लोग पिरामिड बोलते हैं क्योंकि और बेस इसका एक ट्रायंगल है, बेस देखो इसका एक ट्रायंगल की तरह बनेगा ये बेस, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिगोनल पिरामिड। ओके, सो दिस इज ट्रायंगुलर TRIANGULAR ट्रायंगुलर पिरामिड। ओके, फाइन। Next question 15 says complete the following reactions. First number is this is ethene plus hydrogen
और ये प्लैटिनम पैलेडियम या निकल कैटलिस्ट है, तब तो ये सिंपली एक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, मतलब एडिशन रिएक्शन है। डबल बॉन्ड वाला जो कंपाउंड्स है वो एडिशन रिएक्शन देना पसंद करता है। तो ये हाइड्रोजन जो है वो सिंपली आपका मॉलिक्यूल में 2 एटम है, एक एटम इस कार्बन पे लग जाएगा और एक एटम इस कार्बन पे लग जाएगा, मतलब CH2 से बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, क्योंकि ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तभी तो कार्बन का 4 बॉन्ड हो जाएगा, नहीं तो कार्बन का 5 बॉन्ड हो जाएगा। और फिर इसका आप नाम लिख दोगे, इसका नाम लिख देना इथेन। सो इथीन से आपका इथेन बन गया। ओके, नेक्स्ट इस जगह पे ये ब्रोमोमीथेन, यहाँ पे भी ब्रोमोमीथेन सोडियम। तो जब भी ऐसा दिखे कि 2 हेलो एल्केन है, बीच में सोडियम है और ड्राई ईथर, तो ये आपका वुड्स रिएक्शन है। एग्जाम में आप वहाँ पे से लिख भी देना वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ वाला ये जो हैलोजन है और इस कंपाउंड का भी जो हैलोजन है ब्रोमीन, दोनों को आपको हटा देना है, किसके साथ, ये जो बीच में सोडियम है उसके साथ। तो देखो, तो 2 ठो सोडियम हो गया और 2 ठो ब्रोमीन हो गया, तो क्या बन के हट जाएगा, तो 2NaBr। और ये जो बाकी बच गया उसको आपको जोड़ देना है। तो यहाँ पे बच रहा है CH3 और इस तरफ भी बच रहा है CH3, तो दोनों को अटैच कर दो इस तरह से, तो CH3 और CH3 जोड़ दिए, तो फिर से तो वही बन गया, इथेन ही बन गया। यहाँ पे नीचे में इसका नाम लिख दीजिएगा इथेन। C नंबर है आपका, ये 3 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, मतलब इसका नाम होगा प्रोपीन। ये प्रोपीन है और इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड एडिशन करा रहे हैं। तो एडिशन जब भी होगा तो डबल बॉन्ड के पास होगा, यानी डबल बॉन्ड के पास एक कार्बन पे हाइड्रोजन लग जाएगा और दूसरे कार्बन पे क्या लग जाएगा, क्लोरीन। तो यहाँ पे अब 2 कंपाउंड पॉसिबल है। देखिए कैसे, ये वाला जो कार्बन है, हो सकता है एक बार इस पे हाइड्रोजन लगे और इस वाले पे क्लोरीन लगे, या फिर पॉसिबल है एक बार इस वाले पे हाइड्रोजन लगे और इस वाले पे क्लोरीन लगे, तो दोनों कंपाउंड पॉसिबल है। तो ये CH3, यहाँ पे तो CH2 था, CH3 क्यों, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन को वहाँ पे जोड़ दिए हम, यहाँ बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, फिर CH और फिर ये CH3 और इस जगह पे जो बीच वाला कार्बन है वहाँ पे लग जाएगा ये वाला क्लोरीन, सॉरी क्लोरीन है, कॉपर नहीं है, क्लोरीन। ओके, प्लस और दूसरा क्या पॉसिबल है, दूसरा कंपाउंड पॉसिबल है कि इसी पे क्लोरीन लग जाए, मतलब CH2 यहीं पे लग गया क्लोरीन और फिर यहाँ पे लगेगा हाइड्रोजन, यानी कि CH2 और फिर CH3 है, यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, CH3। अब आपको दोनों का नाम लिख देना है, इसका नाम क्या होगा, तो 3 कार्बन है मेन चेन में, 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी, लेकिन यहाँ सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन है, यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन और इसका नाम 1 क्लोरोप्रोपेन। सेम टू सेम यही कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। अब ये जो दोनों कंपाउंड बना, दोनों 50-50 अमाउंट में नहीं बनेगा, इसमें से एक कंपाउंड ज़्यादा बनेगा और एक कंपाउंड कम बनेगा, ज़्यादा अमाउंट में बनेगा और कम अमाउंट में। तो कौन ज़्यादा अमाउंट में बनेगा, तो यहाँ पे एक रूल है, रूल का नाम है आपका मार्कोवनिकॉव रूल। तो आपको एरो, ये आप एग्ज़ाम में जब सॉल्यूशन लिखोगे तो आप ये पूरा कॉपी में नोट करोगे इस तरह से पहले, और एरो के ऊपर लिखोगे मार्कोवनिकॉव एडिशन, मार्कोवनिकॉव एडिशन। अरे मार्कोवनिकॉव रूल क्या कहता है कि जब भी इस तरह से एडिशन से 2 कंपाउंड पॉसिबल हो, तो वो वाला कंपाउंड मेजर होता है जिसमें कि ये जो हैलोजन है, यानी कि जो नेगेटिव पार्ट है, जो इलेक्ट्रॉन रिच है, जो कि क्लोरीन, वो उस कार्बन से अटैच रहे जिसमें कम से कम हाइड्रोजन है। तो नोटिस करो, डबल बॉन्ड के पास इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है और इस वाले कार्बन पे 1 ही हाइड्रोजन है। तो वो वाला कंपाउंड मेजर होता है ना जिसमें कि ये हैलोजन यानी कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से अटैच हो जिसमें कम हाइड्रोजन है, यानी कि यहाँ पास। तो ये होगा आपका मेजर, यानी ज़्यादा अमाउंट में बनेगा, और ये वाला होगा आपका माइनर। आपको ऐसा ब्रैकेट में लिख देना है कि ये कंपाउंड मेजर है और ये कंपाउंड माइनर है। ओके फाइन, सारे मिटा दे रहे हैं हम। नेक्स्ट डी, ये फिर से एक हेलो एल्केन आ गया, क्लोरो इथेन नाम होगा इसका, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, Al फॉर अल्कोहल। तो जब भी किसी हेलो एल्केन को अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराते हैं तो जो रिएक्शन है उसका नाम होता है आपका बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, हम लोग बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें करना ज़्यादा कुछ नहीं है, बस लुक,
ये जो क्लोरीन यानी कि हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है इसको हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन, और उसके बगल वाले कार्बन को हम लोग बोलते हैं बीटा कार्बन। तो आपको इस अल्फ़ा कार्बन से क्लोरीन को तो हटाना ही है, उसके बगल वाले बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन को भी हटा दो, यानी कि ये CH3 बन जाएगा CH2, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दिए, यहाँ से क्लोरीन हटा दो तो ये भी बन जाएगा CH2, और उसके बीच में जो सिंगल बॉन्ड था सिर्फ ये सिंगल बॉन्ड आपका वहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देना है, क्योंकि कार्बन का हर हाल में 4 बॉन्ड होना चाहिए और यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड लाएंगे तो सिर्फ 3 ही बॉन्ड होगा, इसीलिए यानी कि ये बन गया इथीन। इथीन इस तरह का रिएक्शन को हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। फाइन, और जो लास्ट है आपका लास्ट इज CaC2। CaC2 का नाम होगा कैल्शियम कार्बाइड, ये वही फल पकाने वाला कार्बाइड है। ओके, कैल्शियम कार्बाइड। कभी कार्बाइड का टुकड़ा लेके आप पानी में डाल दिए, देखिए उसमें से आपका बबल्स निकलना शुरू हो जाएगा, कुछ गैस निकलना शुरू हो जाएगा। वो गैस किसका निकलता है? वो एक्चुअली इथाइन गैस होता है। तो जो बनेगा प्रोडक्ट वो बनेगा CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कि हम लोग बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, और प्लस में C ट्रिपल बॉन्ड CHH यानी इथाइन गैस बन जाएगा। ओके, सो ये 15 भी हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 16 सेज बैलेंस द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का एक रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करने आएगा ही। बैलेंस करने का 2 मेथड होता है, एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या फिर जिसको हाफ रिएक्शन मेथड भी बोलते हैं, और दूसरा है एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो खैर आप आयन ही इलेक्ट्रॉन मेथड सीखिए ना, इसी से काम हो जाएगा। अब इक्वेशन मेरे को दिया हुआ है, सबसे पहला काम होगा कि आपको इक्वेशन लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 16 MnO4 माइनस, ये एक सॉलिड लिखने का जरूरत नहीं है, प्लस I माइनस MnO2 प्लस I2। और ये लेकिन लिखना ज़रूरी है कि ये किस मीडियम में है, एसिडिक मीडियम में है कि बेसिक मीडियम में है। तो मीडियम बेसिक है, ध्यान में रखना है। उसके बाद आप हर एक एलिमेंट का ना ऊपर में ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो। तो जैसे ऑक्सीजन का मोस्ट ऑफ द केस में क्या बोले हम, -2 होता है, यहाँ भी -2 ही होगा। तो -2 × 4 यानी कि -8। अभी मैंगनीज पे कितना होना चाहिए, तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर इस तरह से लिखना रहता है कि सबका ऑक्सीडेशन नंबर ऐड होके आपका ये टोटल चार्ज के बराबर आ जाए। तो इस MnO4 पे ऊपर में पहले से ही माइनस लगा हुआ है, मतलब उस पर एक नेगेटिव चार्ज है। तो मैंगनीज पे यहाँ पे +7 होना चाहिए। चेक करके देखो फिर से, -2 × 4 कितना हो जा रहा है, -8, और ये +7, तो -8 और +7 आपका -1 आएगा ना। फिर ये आयोडीन पे एक माइनस है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1। ये ऑक्सीजन पे -2, तो मैंगनीज पे होना चाहिए +4। क्यों? क्योंकि टोटल ओवरऑल मिल के यहाँ इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है, यानी 0 चार्ज है इस पर। तो देख लीजिए -2 × 2 हो जाएगा 4, और ये +4, और ये I2, ये तो आपका एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। और फिर आप यहाँ पे पहचान लो कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो मैंगनीज देखिए +7 स्टेट से +4 स्टेट में जा रहा है। सो +7 से +4 घटना कहलाता है। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। तो मैं यहाँ पे MnO4 माइनस का रिडक्शन हो रहा है। और ये जो I है आयोडीन, उसका वो देखो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। सो -1 से 0 जाना यानी कि बढ़ना कहलाएगा ये। तो ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो देखिए स्टेप्स में बनाना है। सबसे पहला स्टेप होगा स्टेप 1, इसमें आप ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखोगे। तो ये OHR कहने का मतलब है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो ये I माइनस से क्या बन रहा है, I2। और आप बैलेंस भी कर लो इसी वक्त, मतलब आयोडीन को तो बैलेंस कर ही सकते हैं। आयोडीन यहाँ पे 2 है, आयोडीन यहाँ पे 1 ही है, तो 2 लग जाएगा, ठीक है। और फिर RH कहने का मतलब है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो रिडक्शन में ये MnO4 माइनस से क्या बन रहा है आपका MnO2। बाय द वे अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर लिखना जरूरी नहीं है, वो बस एक लाइन में शुरू में लिखना था, ये पता करने के लिए कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, आगे लिखने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी आप सबको बैलेंस करो। तो मैंगनीज़ यहाँ पे देख रहे हैं, एक मैंगनीज़ यहाँ है, एक मैंगनीज़ यहाँ है, ठीक है।
और ऑक्सीजन लेकिन देख रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है आपका 2 है, तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करना पड़ेगा। आप यहाँ पे 2 नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे 2 लगा दोगे आप, इसका मतलब कि चलो ठीक है ऑक्सीजन को तो 2 2 4 कर दिए, लेकिन मैंगनीज़ भी 2 हो जाएगा और मैंगनीज़ तो यहाँ पे एक ही है, तो फिर यहाँ 2 करोगे तो ये 8 हो जाएगा, तो फिर पूरा कचड़ा हो जाएगा। इधर कुछ ऐड करना पड़ेगा, क्या ऐड करेंगे उसके लिए स्टेप 2 में हम लोग आते हैं। तो स्टेप 2 मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये बेसिक मीडियम में हो रहा है, तो अगर बेसिक मीडियम में हो रहा है ना तो आप OH माइनस ऐड करोगे, अगर ये एसिडिक मीडियम में होता है तो हम लोग H प्लस ऐड करते हैं। ओके, तो OHR यानी कि ऑक्सीडेशन, या फिर बार बार इसको लिखने का ज़रूरत नहीं है, हो गया ना, एक बार लिख दिए ना, ये 2I माइनस से I2 इसको आप छोड़ दो, और ये जो है MnO4 माइनस से MnO2, अब यहाँ पे इसको बैलेंस करते हैं। लुक, तो कितना ऑक्सीजन इधर कम है जी, यहाँ 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 2 ही ऑक्सीजन है, तो इस तरफ 2 ऑक्सीजन का ज़रूरत है, मतलब हम ऐड करेंगे 2 OH माइनस। ठीक है, देख लीजिए ऑक्सीजन आपका 2 और 2 4 ऑक्सीजन हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गया बैलेंस, लेकिन अब हाइड्रोजन भी तो 2 एक्स्ट्रा आ गया, तो अब हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करें। तो देखिए इसके लिए रूल क्या है, हर एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन के लिए आप उस तरफ उतना ही OH माइनस आयन ऐड कर दो उसी साइड में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका एक, इसको भी अगला स्टेप में करते तो ज़्यादा अच्छा होता। अगला ही स्टेप में करते हैं, चलिए स्टेप 3, ये 2I माइनस से I2 और ये MnO4 माइनस MnO2 प्लस 2 OH माइनस। हाँ, इधर 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो हम रूल क्या बोल रहे थे कि जिस तरफ एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है ना उसी तरफ आप और OH माइनस आयंस जोड़ो, जितना एक्स्ट्रा है उतना सारा OH माइनस और जोड़ दो। तो इधर आपका 2 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है तो 2 OH माइनस जोड़ दीजिए, और दूसरे वाले साइड में उतना ही अमाउंट में आप वाटर जोड़ दो, तो इधर 2 हम OH माइनस जोड़ें और इधर हम 2 वाटर ऐड कर देंगे H2O। अब मिला के देख लीजिए सब बैलेंस हो गया होगा। हाइड्रोजन देखो ये 2 दूना 4, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन दिखेंगे तो इस जगह पे हाइड्रोजन 2 है और इस जगह पे हाइड्रोजन 2 है, 2 दूना 4 हो गया। ऑक्सीजन देख लीजिए, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो 2 2 4 2 6, और यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीजन तो ये रहा आपका 4, और ये वाटर में आपका 1 × 2 तो 6 इधर भी हो गया, यानी कि इसको लिख लेंगे हम लोग तो ऐसे हो जाएगा MnO4 माइनस प्लस 2H2O एरो MnO2 और 2OH माइनस 2OH माइनस हो जाएगा आपका 4OH माइनस। नेक्स्ट स्टेप होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड करना, इलेक्ट्रॉन से चार्ज बैलेंस करेंगे, तो ये 2I माइनस क्या बन रहा था I2, और यहाँ पे ये MnO4 माइनस, इधर लिखना चाहिए था, एक सेकेंड, MnO4 माइनस प्लस 2H2O MnO2 प्लस 4OH माइनस। ना लुक, इधर एक आयोडीन पे एक नेगेटिव चार्ज है, लेकिन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई है ना, तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है चार्ज, तो 2 × -1 यानी कि इधर 2 नेगेटिव चार्ज है और इधर एक भी नेगेटिव चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, मतलब इस तरफ ऐड करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स ताकि चार्ज बैलेंस हो जाए। इधर भी अब 2 नेगेटिव चार्ज हो गया, यहाँ भी 2 नेगेटिव चार्ज हो गया। उसी तरह से यहाँ पे सोचिए, ये एक नेगेटिव चार्ज है और ये यहाँ पे न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं, और इस तरफ आपका टोटल ये 4 × -1 4 नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ 4 नेगेटिव है, यहाँ पे एक ही नेगेटिव है, मतलब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स का ज़रूरत है, तब ना ये 3 नेगेटिव और एक नेगेटिव 4 नेगेटिव और यहाँ भी 4 नेगेटिव। बट ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज़ ही कर रहा है और ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कहाँ से कर लेगा। ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स गेंड ये दोनों सेम होना चाहिए। तो इन दोनों को सेम बनाने के लिए क्या करेंगे ना, इस वाले इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से और इस वाले को आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे 2 से। क्यों? ताकि ये 3 2 जा 6, 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन हो जाए और यहाँ पे भी 2 3 6 इलेक्ट्रॉन हो जाए।
तो और फिर ऐड कर दोगे, तो यही फाइनल स्टेप आपका 5वां स्टेप लिख दीजिए। तो ये 3 इस 2 से भी गुना होगा सब में, यानी कि हो जाएगा 6i माइनस, ये एक्वियस था 6i माइनस, और फिर एरो आ गया है। तो हम इस वाले रिएक्शन का भी LHS को लिख दे रहे हैं साथ साथ पहले। तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2MnO4 माइनस प्लस 2 दूना 4 वाटर। ये इलेक्ट्रॉन लिखने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स इस साइड से और 6 इलेक्ट्रॉन्स उस साइड से कैंसिल हो जाएगा। एरो यहाँ पे 3 × I2 यानी 3 आयोडीन, ये सॉलिड ही था, और प्लस में आपका 2 × MnO2, 2 MnO2, ये भी मेरे ख्याल से सॉलिड ही था ऊपर में, हाँ दोनों ही सॉलिड है, सॉलिड। ये आंसर बन गया। ओके, आप यहाँ पे चेक करके देख सकते हैं सब कुछ बैलेंस होगा, आइटम भी बैलेंस होगा, चार्ज भी बैलेंस होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 सेज फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन फॉलोइंग स्पीशीज। देखिए हाइब्रिडाइजेशन निकालने का ना आपको मैं तरीका बता रहे हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले काउंट करना है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कितना सारा उसके पास टोटल है, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जितना भी आएगा आपको सबसे लेट से वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिंपली हम लिख दे रहे हैं VE, उसको सबसे पहले आपको 8 से डिवाइड करना है। 8 से डिवाइड करके जो आएगा आप उसको यहाँ पे नोट कर लेना, और जो रिमाइंडर बचेगा, हो सकता है पूरा नहीं कटे, जो बच जाएगा यहाँ पे रिमाइंडर, उसको फिर 2 से डिवाइड कीजिएगा, तो ये पूरा कट जाएगा, और फिर उसको यहाँ पे लिखेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ के पता करते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या है। जैसे कि विधि के समझ में आ जाएगा। किसी में हो सकता है यहीं पे पूरा कट जाए, तो ये वाला स्टेप करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जैसे कि फर्स्ट नंबर का आ रहा है BF3, तो आप यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता करो सबका टोटल। तो बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो पहले वाले शेल में 2, सेकंड वाले में 3, और प्लस फ्लोरीन ग्रुप 17 का है, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होगा वैलेंस शेल में, और इंटू 3 क्योंकि 3 है, तो 3 प्लस 7 या 21 यानी कि 24। अब इस 24 को ना आप किससे डिवाइड करोगे, यही देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया, 8 से डिवाइड करना है, तो 8 या 24 3 आ गया। तो जब 3 आएगा मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। sp2 ही क्यों, क्योंकि ऑर्बिटल्स जोड़ के इसके बराबर आना चाहिए। तो ये देखिए ना, एक ठो s और 2 ठो p, तो ये 2 प्लस, यानी कि इनका पावर जोड़ के इसके बराबर आना चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे कि इसमें बोरोन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 होगा। आप चाहो तो यहीं पे छोड़ सकते हो, ये आंसर हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोरोन का। ओके, नेक्स्ट स्टेप आपका PCl5। सेम टेक्निक आप लगा के देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालो पहले, इलेक्ट्रॉन्स, हाँ। तो फॉस्फोरस आपका ग्रुप 15 का है, मतलब इसके लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होगा। क्लोरीन यानी फिर से ग्रुप 17 का है, लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होगा, और टोटल ये आपका 5 है। तो 5 प्लस 7 5 35, तो 35 और 5 40। अब 40 को किससे भाग दोगे, 8 से, तो 8 5 40, पूरा 5 बार में कट गया। मतलब हाइब्रिडेशन होना चाहिए sp3 और एक D भी तब होगा। पावर रोड के देखो 5 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये 1 और 3 4 और 1 5, ठीक है, हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3, ये आंसर हो गया। तो इसी तरह से आप लोग सब अपने से करके देखिए। आप SF6 का निकालोगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d2, ठीक है, ये 6 आ जाएगा ना, तो आंसर हो जाएगा sp3d2। एक हम ये वाला कर देंगे, मतलब ये दोनों कर देते हैं, चलिए बस एक आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं। तो SO4 2 माइनस। तो इलेक्ट्रॉन्स काउंट कीजिए, टोटल कितना है आपका, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। तो सल्फ़र ग्रुप 16 का है, मतलब लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन भी ग्रुप 16 का है, मतलब लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन और 4 है ये, तो 6 चौके 24 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इतना ही नहीं छोड़ना है, ये 2 माइनस कहने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो वो भी 2 इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर दोगे, तो ये 24 और 6 30 और 2 32, और बोलोगे इस 32 को अब 8 से भाग देंगे, तो 8 चौके 32 यानी 4 आ गया, मतलब हाइब्रिडाइजेशन सल्फ़र का होगा sp3। लास्ट ई नंबर NH4 प्लस यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन कम होना। चलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालिए। नाइट्रोजन आपका ग्रुप 15 का है, हाँ, तो लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होगा,
और हाइड्रोजन जो है वो आपका, हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि 1 × 4 4, और यहाँ पे एक माइनस करेंगे हम लोग, तो 5 4 9 में से एक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 8। अब इस 8 को 8 ही से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तब तो ये सेंस नहीं बना रहा है, ये रॉन्ग हो जाएगा, तो इसमें ऐसे काम नहीं करेगा ना। ये जो तरीका आपको सिखाएं सब जगह पे काम नहीं करता है, ये कुछ ही जगह पे काम करता है, ये रॉन्ग हो जाएगा इसे। NH4+ में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। देखिए कैसे बनाएंगे, तो हम लोग चुपचाप ऐसे बोलेंगे कि ये कहाँ से आ गया, 1 सेकेंड। अमोनिया का स्ट्रक्चर जानते हैं हम लोग, बोलेंगे NH3, अमोनिया ये NH3 है, और इसमें नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। तो NH4+ मतलब कि इसमें एक हाइड्रोजन बस एक्स्ट्रा आ गया है, तो मतलब ये वाला जो लोन पेयर है इसको मिटा देना है, और वहाँ पे भी एक और हाइड्रोजन जोड़ देना है, और तब इस पूरे पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आप जो पॉजिटिव चार्ज है पूरे मॉलिक्यूल पे है, ना कि सिर्फ नाइट्रोजन पे, तो उसको कैसे दिखाएं, लुक यहाँ दिखा देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। NH, यहाँ पे भी H, और इस पूरे पे ऐसे पॉजिटिव चार्ज है, और इसे दिखा देना हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp3 पिक्चर बना के। हाँ ये वाला इसमें ब्रैकेट देने में नहीं बन रहा। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, इट सेज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, N2O एंड N2O4 आर आपको दिया हुआ है, तो आपको बताना है डेल्टा RH मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन। ये तो लुक बहुत सिंपल है। इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन कहने का मतलब क्या होता है? इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन कहने का मतलब है कि जो भी कंपाउंड है आपको उसको बनाना उसका एलिमेंट से। जैसे कि सबसे पहला यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या क्या है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, यानी कि आप लिखोगे कार्बन और आप क्या लिखोगे ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है वो एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है O2, तो C+O2, और यहाँ पे आप लिख दोगे CO। और इसको जब बैलेंस करने जाओगे तो बैलेंस करने के लिए आपको इधर हर हाल में 1 ही रखना है, इधर आपको 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 2 मत लगा देना, यहाँ पे आपको हर हाल में 1 ही रखना है, मतलब यहाँ पे मेरे को हाफ लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हाफ इंटू 2 से 2 कट के 1 आ जाएगा, तो ऑक्सीजन दोनों तरफ 1 हो जाएगा। और इसके लिए जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखा हुआ है यानी कि डेल्टा FH, और इसको 1 कर दे रहे हैं क्योंकि ऐसा 4 दिया हुआ है। F कहने का मतलब फॉर्मेशन, तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसके लिए कितना है जी, -1110 किलो जूल पर मोल। ओके, उसी तरह दूसरा CO2 के लिए लिखते हैं, तो CO2 भी किससे किससे मिलकर बना है, कार्बन से और ऑक्सीजन से, और ये बन गया आपका CO2, और ये तो पहले से ही बैलेंस्ड है। इसके लिए जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा इसको डेल्टा HF2 बोल दे रहे हैं, और ये वैल्यू दिया हुआ है -393। यूनिट हम नहीं लिख रहे हैं, टाइम बचाने के लिए आप लिख लेना। और तो इन सबको इक्वेशंस भी दे देते हैं यहाँ पे, ऐसे देखिए, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे रहे हैं। थर्ड है आपका N2, तो N2O आपका मिलके बना है नाइट्रोजन से और ऑक्सीजन से, N2O, और बैलेंस करने जाएंगे तो ऑक्सीजन 1 है, मतलब यहाँ पे हाफ लगाएंगे हम। और इसके लिए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो इसको डेल्टा FH3 बोल देते हैं, बाय द वे इक्वेशन नंबर 3, और इसका वैल्यू है 81, प्लस में है 81। और लास्ट है आपका N2O4, तो N2O4 भी तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलके बनेगा, इक्वेशन नंबर 4, और डेल्टा FH4 इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये मेरे को दिया हुआ है 9.7 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब ये चारों लिख लेने के बाद अब क्या करें, चारों लिखने के बाद आप अपना क्वेश्चन में रिएक्शन को टारगेट करो कि हमको जो रिएक्शन है उसमें लाना क्या है। मेरे को जो रिएक्शन है उसमें N2O4 और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये देखो दोनों रिएक्टेंट में है, और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 3 लगा हुआ है, तो आप यही काम करोगे। कहाँ पे आपका N2O4, यहाँ पे देखो N2O4 और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, और अभी दोनों प्रोडक्ट में है, लेकिन मेरे को वहाँ पे रिएक्टेंट में चाहिए, ये देखो रिएक्टेंट में चाहिए, तो यानी कि इनको हम लोग ऐसे पलट देंगे, रिवर्स कर देंगे ताकि ये रिएक्टेंट में आ जाए,
ठीक है। तो उस ऐसा करने से पहले ना कार्बन मोनोऑक्साइड में देखिए 3 मल्टीप्लाई भी है, तो हम इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो लुक हम कर रहे हैं ये इक्वेशन 4 में ऐड कर देते हैं इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके। ओके, तो इक्वेशन 1 है आपका ये N2 प्लस O2, ये इसका LHS है, और इक्वेशन 1 का LHS में है कार्बन प्लस हाफ O2, लेकिन इस इक्वेशन 1 को देखो हम 3 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो हो जाएगा 3 कार्बन, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3/2 O2। एरो इस तरफ आपका है N2O4 और प्लस उधर प्रोडक्ट साइड में हो जाएगा आपका 3CO। ओके, और नेक और इसके लिए इंथैल्पी क्या होगा, डेल्टा H चुपचाप से लिख दीजिए, कुछ भी FR लगाने का ज़रूरत नहीं है। तो इक्वेशन 4 का जो इंथैल्पी है उसको जोड़ देंगे इक्वेशन 1 का इंथैल्पी में 3 से मल्टीप्लाई करके, मतलब यहाँ जैसा जैसा काम किए इंथैल्पी में भी आप वैसा वैसा काम कीजिए। तो देखो इक्वेशन 4 का इंथैल्पी है 9.7, उसमें जोड़ दो इक्वेशन 1 का जो भी होगा उसको 3 से गुना करके, तो ये -110 था, यानी कि -110 गुना 3, तो ये 9.7 प्लस माइनस माइनस 330 हो जाएगा। अच्छा, 330 में से 9.7 घटाना है, तो 10 में से 7 जाएगा तो 3, ये हो जाएगा 9 में से 9 जाएगा तो 0, ये हो जाएगा 2 और ये 3 ही रहेगा, और ये माइनस में रहेगा, हाँ -320.3 किलो जूल पर मोल। आप इसको चेक कर लेना, 7 3 10, 9 और 1 10 और फिर 2 1 3, हाँ ठीक है। चलिए, और फिर इसको अब रिवर्स कर देते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग को ये जो N2O4 है और CO है वो रिएक्टेंट में चाहिए, ना कि प्रोडक्ट में, तो रिवर्सिंग, तो यानी कि N2O4 प्लस 3 कार्बन मोनोऑक्साइड, इधर आपका N2 प्लस 3C प्लस, देखो जी ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, यहाँ पे है 1O2 और यहाँ पे 3/2 O2, तो दोनों को जोड़ दीजिए, LCM लेके जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 2 1 का 2 और 2 3 5, यानी कि 5/2 O2। 1 सेकेंड, मेरे दिमाग में भी एक बात है जो हम लोग यहाँ मिस कर दिए। इक्वेशन 4 लिखते समय ना ये ऑक्सीजन 4 है और यहाँ ऑक्सीजन 2 ही है, बैलेंस नहीं किए थे, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया था। नाइट्रोजन देखिए बैलेंस्ड है, मतलब बस यहाँ पे 2 से इंटू हो जाएगा, यहाँ पे 2O2 होना चाहिए था, यानी कि 2 दूना 4 और 3 7, तो यहाँ पे 7/2 O2 होगा। ओके, 7/2 O2। और इसके लिए बोलेंगे अब जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा, जब आप रिएक्शन को रिवर्स करते हैं ना तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का साइन भी पलट जाता है, तो ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, यानी 320.3। ओके, चलिए इसको भी कोई इक्वेशन नंबर दे के छोड़ दीजिए, इसको लेट्स से हम इक्वेशन नंबर A दे के छोड़ देते हैं। ओके फाइन, फिर से क्वेश्चन में देखेंगे अब, यानी कि इतना दूर तो मेरा निपट गया। अब ये N2O प्लस 3CO2 है, कहाँ पे है जी N2O, ये रहा देखो N2O, और CO2 ये रहा। तो अच्छा बात है हम लोग का कि ये दोनों प्रोडक्ट साइड में ही है, यहाँ भी दोनों प्रोडक्ट साइड में है बस, लेकिन CO2 में 3 से मल्टीप्लाई चाहिए मेरे को, यहाँ पे देखो 3 से मल्टीप्लाई है, तो इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि इक्वेशन 3 प्लस 2 टाइम्स इक्वेशन 3 टाइम्स इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 में हम ऐड कर रहे हैं इक्वेशन 2 को, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो इक्वेशन 3 का LHS है N2 प्लस हाफ O2, तो N2 प्लस हाफ O2, उसमें इस वाले का जो LHS है वो ऐड करेंगे, लेकिन इस वाले इक्वेशन को मत भूलो, 3 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो हो जाएगा 3C प्लस 3O2, 3C प्लस 3O2 एरो प्रोडक्ट तरफ, तो वंस अगेन ये सेम टू सेम है और उसमें 3 से मल्टीप्लाई किए हैं, यानी कि N2O प्लस 3CO2, N2O प्लस 3CO2, CO2 है। ओके ये इक्वेशन नंबर B दे दो, और इसके लिए इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डेल्टा H, वो नोट कर लेते हैं। तो वंस अगेन ये कैसे लिखे थे जी हम लोग,
इक्वेशन 3 में जोड़ दिए थे इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके, तो इक्वेशन 3 का इंथैल्पी को भी इक्वेशन 2 का इंथैल्पी में 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है। तो इक्वेशन 3 का इंथैल्पी कहाँ है, ये रहा 81। 81 में ऐड कर देंगे 3 इंटू माइनस 393, तो 81 में ऐड कर देना है 3 इंटू माइनस 393। एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए 81 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 9 27 का 7, हासिल 2, 3 3 9 और 2 11। कैलकुलेशन हो सकता है हम मिस्टेक कर दें, हम अक्सर कर देते हैं। 9 में से 1 गया तो 8, 7 में से 1 नहीं जाएगा, 17 में से 8 जाएगा तो 9, ये हो जाएगा 0 और ये 1, 17। हाँ ठीक है, माइनस इतना। और अब लास्ट काम फाइनल इक्वेशन लाने के लिए इक्वेशन ए और बी को जोड़ देंगे। देखो तो ए और बी को जोड़ेंगे तो आप देखिए दोनों तरफ क्या क्या कैंसिल होगा। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान दे देते हैं हम लोग, ये जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन है आपका हाफ O2 और 3 O2, इन दोनों को मेरे को जोड़ के एक ही साथ लिखना चाहिए था। अगर इन दोनों को जोड़ के एक ही साथ लिखते हैं तो सोच के देखो ना, 1/2 प्लस 3 क्या हो जाएगा, LCM 2 आ जाएगा, 3 दूना 6 और 1 7, यानी फिर से 7/2 आ रहा है। तो यहाँ भी ऑक्सीजन जो है वो आपका 7/2 O2 है। इक्वेशन बी के LHS में ऑक्सीजन है 7/2 O2 और इक्वेशन ए के LHS में ऑक्सीजन है 7/2 O2। तो ये 7/2 O2 से 7/2 O2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर देखो और इसके LHS में क्या है, N2 से N2 कैंसिल हो जाएगा, 3 कार्बन से 3 कार्बन कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ क्या बच रहा है, इसका LHS में बचेगा आपका N2O4 प्लस 3CO, और इधर कुछ देखो तो बचा क्या LHS में, N2 कैंसिल हो ही गया, तो देखिए यहाँ पे यहाँ का N2 वहाँ का N2 कैंसिल कर ही देते हैं। ये N2 से N2 कैंसिल हो जाएगा, ये हाफ O2 और 3 O2 मिलके 7/2 O2 बन जा रहा है, तो यहाँ भी 7/2 O2 कैंसिल हो जाएगा, 3 कार्बन से 3 कार्बन कैंसिल हो जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं बचा LHS में। तो N2O4 प्लस 3CO। RHS में देखते हैं, इसका RHS में कुछ भी नहीं बचा और इसके RHS में आपका N2O प्लस 3CO2। और यही तो मेरा टारगेट रिएक्शन था, यही तो लेके आना था मेरे को। और इसके लिए फाइनल आंसर पूछ रहा था वही इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है, तो फिर इसका इंथैल्पी और इसका इंथैल्पी जोड़ दूँ, यानी कि 320.3 और प्लस में आपका -1098। अभी आप लोग सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग पेन पेपर लेके बैठिएगा और मेरे साथ साथ लिखिएगा, तब दिमाग में घुसेगा, क्योंकि छोटा स्क्रीन है तो एक बार में पूरा दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप लोग अपना कॉपी में साथ साथ नोट कीजिएगा और फिर अपना कॉपी से मिलाइएगा तो समझ में आ जाएगा। खैर लास्ट क्वेश्चन ये इजी है। इट्स इज़ द फॉलोइंग कॉन्सेंट्रेशंस वेयर ऑब्टेन्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया बनता है आपका पता ही है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस से, ये इक्विलिब्रियम में चलता है। ये अमोनिया बैलेंस करेंगे तो 2NH3 लग जाएगा, 2 नाइट्रोजन है क्योंकि यहाँ पे, और हाइड्रोजन 3 दूना 6 है तो यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा। ओके, और अब आपको बोल रहा है कि तीनों का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का और अमोनिया का, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल टू कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि प्रोडक्ट में NH3 और उसका कॉन्सेंट्रेशन, और अगर जो कोफिशिएंट है आगे में उससे पावर में चला जाता है, डिवाइड बाई में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन, और ये जो बाई में कोफिशिएंट है 3 वो पावर में चला जाएगा। और अब सिर्फ वैल्यू पुट करके सॉल्व तो कर देना है। तो अमोनिया का वैल्यू है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई नाइट्रोजन 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2, और ये 3.0 इंटू 10 टू द पावर -2 इसका क्यूब। अब इसको सॉल्व कर ही देते हैं, चलिए। 1.2 का स्क्वायर यानी 1.2 इंटू 1.2 इंटू 10 टू द पावर -4 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होके नीचे 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 3 का क्यूब है, तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27, और इंटू 10 टू द पावर हो जाएगा -6। तो ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 5 15, और यहाँ पे भी 3 से काट लेते हैं तो 3 चौके 12 यानी 0.4 और 3 9 27। अब आगे मेरे ख्याल से नहीं कटेगा,
तो ऊपर में 4 चौके 16, 1.6, 9 5 45 इंटू 10 का पावर देखिए क्या होगा, ऊपर -4 है, ये नीचे -2 और -6 मिलके -8 होगा, लेकिन ऊपर जाके +8 हो जाएगा। सो 1.6/45 इंटू 10⁻⁴, 8 में से 4 गया तो 4, तो 1.6/45 इंटू 10⁻⁴ में से एक 10 निकाल लेते हैं और फिर 10 का पावर यहाँ पे 3 रहने देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, थोड़ा सा काटना हमको आसान हो जाएगा। 5 9 जा 45, 5 9 45 और 5 दूना कितना 10, यानी कि 32। 3.2/9 इंटू 10⁻3। अब आप ये इतना दूर सॉल्व कर लेना, 3.2 को 9 से भाग देना, जो भी यहाँ पे आएगा आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसी के साथ सेट 2 फिनिश हुआ। अगर आपको जितना भी क्वेश्चन हम सॉल्व किए उसमें किसी में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, उसको फिर से एक वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। ओके, थैंक यू, एंड इफ़ यू लाइक इट देन give it a thumbs up and share it with your friends.